उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। यह अनुच्छेद 80 में लिखा गया है, आर्टिकल 80 में। अनुज यादव, हेलो। तो 12 सदस्यों को मनोनयन करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाएंगे। सवाल कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है? आंसर दीजिएगा अनुच्छेद 80। कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? आंसर दीजिएगा 12। ये 2 सवाल आर्टिकल 80 से बनते हैं आपके एग्जाम में। अनुच्छेद 80 के बाद अब क्रम से चलिए तो सीधा आपको पहुंचना है अनुच्छेद 85। अब आपको जानना है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन करता है। लोकसभा का विघटन करता है। सत्र का सत्रावसान करता है। सत्र का सत्रावसान करता है। सत्र का सत्रावसान करता है और 6 महीने से अधिक होने पर 6 महीने से अधिक होने पर सत्र को आहूत करता है। सत्र को आहूत करता है। आहूत करने का मतलब क्या होता है? बुलाना। ये कठिन शब्द है, इसका अर्थ भी जानिए। आहूत करने का मतलब होता है बुलाना। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति 3 काम करता है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। कहां लिखा है? अनुच्छेद 85 में। अगर कोई सत्र है उसका सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। कहां लिखा है? अनुच्छेद 85 में। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक ही आर्टिकल की 3 बातें। अगर सत्र को बुलाना है तो सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये तीनों कार्य, पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन ये तीनों कार्य भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बाद करता है। मंत्री परिषद के सलाह के बाद करता है। मंत्री परिषद के सलाह के बाद करता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल हो रहा है, जिस सवाल को मैं दबाऊंगा। क्या सवाल? कि सर ये सत्रावसान क्या होता है? सर ये सत्र क्यों बुलाता है? सर विघटन कैसे होता है? विघटन का प्रभाव क्या पड़ता है? ये यहां का हिस्सा नहीं है। जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा तो लोकसभा का विघटन का प्रभाव कैसे होता है, सत्र किसे कहा जाता है, सत्रावसान का प्रभाव कैसे होता है, सत्रावसान होता क्या है, सत्र को क्यों बुलाया जाता है, 6 महीने बीत जाने के बाद बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को क्यों मिली है, ये तीनों बातें बताएंगे। यहां केवल आपको यह बताया गया कि लोकसभा का विघटन, सत्र का सत्रावसान और सत्र को बुलाना, ये तीनों कार्य कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 85 के तहत करता है। मुझे पता था। अभी देख लिए अमित दुबे जी का सवाल आया कि सर सत्रावसान बटे क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मतलब बता दीजिए। अब मुझे देखिए वहां देखा भी नहीं था, मुझे इस बात का एहसास है कि बच्चों के मन में यह सवाल उमड़ेगा, लेकिन इस पॉइंट को यहां पर नहीं, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। जैसे इसका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा विधायक कार्यपालिका के बाद, जब मैं विधायिका पढ़ाऊंगा तो वहां में सत्रावसान क्या होता है यह भी बताऊंगा, सत्र क्या होता है यह भी बताऊंगा, विघटन क्या होता है यह भी बताऊंगा, विघटन और सत्रावसान में क्या डिफरेंस है यह भी बताऊंगा, स्थगन क्या होता है यह भी बताऊंगा, सत्र कैसे बुलाया जाता है यह भी बताऊंगा। वो विधायिका का हिस्सा है। यहां अनुच्छेद 85 केवल इन तीनों कार्यों को कौन करता है, केवल ये बताया गया है, इसलिए यहां पर केवल ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 85 के बाद
हम आपको सीधा लेके चलेंगे अनुच्छेद 87 पर। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87, इसमें क्या लिखा है भैया? सीधा आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण है अनुच्छेद 87 में। ये सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है, यहां फंस जाते हैं लोग। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है, कब कब होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको। प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में और लोकसभा के चुनाव के पश्चात, लोकसभा के चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक में ध्यान से सुनिएगा। ये जब मैं संसद में पढ़ाऊंगा वही 17 अवसान वाली बात। तो जैसे इस बार सवाल बीपीएससी में आया था कि साल भर में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। जो पहला सत्र होता है उसे बजट सत्र कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में और जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों को संबोधित करता है। ध्यान से सुनिएगा, भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है, संबोधित करता है, दोनों सदनों को संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। अब यहीं पर 3 सवाल नए बनेंगे, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। तो पहला सवाल बनेगा कि यह अभिभाषण राष्ट्रपति का स्वयं का होता है? यह अभिभाषण जो होता है, जो स्पीच होती है, यह राष्ट्रपति के स्वयं का अभिभाषण होता है? आंसर है नो, यह राष्ट्रपति के स्वयं का अभिभाषण नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के स्वयं का अभिभाषण नहीं होता है। तो फिर यह मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। यह भाषण मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। क्या यह सवाल पूछा जाएगा सर? बिल्कुल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण क्या स्वयं का होता है? नहीं, राष्ट्रपति जो कुछ भी बोलता है वह उसका स्वयं का भाषण नहीं है। मंत्री परिषद जो स्पीच तैयार कर देती, पन्ना लेकर राष्ट्रपति वही बोल देता है, और यही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर इस भाषण में क्या लिखा रहता है? इस भाषण में सरकार की भावी नीतियों का उल्लेख होता है। सरकार की भावी नीतियों का उल्लेख होता है। ये भावी नीतियों का उल्लेख का मतलब क्या हुआ सर? अरे मतलब कि सरकार साल भर में क्या क्या करने वाली है, कितना पैसा शिक्षा पे खर्चा करेगी, कितना रोजगार पे खर्चा करेगी, कितना मनरेगा में खर्चा करेगी, कितना आयुष्मान भारत में खर्चा करेगी, इन सब का लेखा जोखा होता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? वही पढ़ के दोनों सदनों को सुनाता है।
सुनाने के बाद वही भाषण सबके पास मतदान के लिए जाता है, जिसे कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव, जिसे कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है थैंक्स मोशन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है थैंक्स मोशन। और इस धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित होना जरूरी है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हुआ, इसका मतलब है कि सरकार का बहुमत समाप्त हो गया और ऐसी दशाओं में सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह आपको अलग से और पढ़ाया जाएगा जब मैं विभिन्न प्रकार का प्रस्ताव पढ़ाऊंगा। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, तो वहां ये आपको मैं अलग से बताऊंगा। यहां तो केवल मैंने बता दिया कि आप जानते रहिए कि इसको कैसे मतदान कराया जाता है। तो कितने सवाल पूछे जाएंगे मैं फिर से दोहरा देता हूं, प्री में सवाल कैसे कैसे आएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 87 में। दूसरा सवाल पूछा जाएगा राष्ट्रपति का संयुक्त सदनों का, दोनों सदनों का अभिभाषण कब कब होता है? तो आंसर दीजिएगा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में और लोकसभा के चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक में, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रथम बैठक में। यह अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के स्वयं का अभिभाषण नहीं होता है। आंसर है यस। इस भाषण में क्या लिखा होता है? सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है। क्या इसको फिर मतदान के लिए सदन में लाया जाता है? आंसर है यस। जब मतदान के लिए सदन में लाया जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा? धन्यवाद प्रस्ताव। क्या धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित होना जरूरी है? आंसर है यस। और यदि धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो सरकार को अपना त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि सरकार का बहुमत लोकसभा में समाप्त हो चुका है। वीडियो प्रॉब्लम आ गया भाई, देखिए। चल रहा है वीडियो प्रॉब्लम? किसको? आकाश कुमार आप ही को, आपको आया है भैया। बाकी सभी लोगों का वीडियो चल रहा है, इसको नोट करिए। फिर आज के सेशन का सबसे अंतिम आर्टिकल पढ़ा के विदा करेंगे। अनुच्छेद 118 अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। नेटवर्क इश्यू होगा भैया, आकाश भैया, नेटवर्क इश्यू होगा। चलिए आज के सेशन के सबसे अंतिम आर्टिकल बनाइए भैया, बहुत तेजी से समय निकल गया। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 क्या लिखा गया है इसमें? राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। अब इसको फ्लो चार्ट एक बनाता हूं, उस फ्लो चार्ट के माध्यम से सारे पॉइंट मैं मेंशन करूंगा कि सवाल क्या क्या बनेगा और सब समझा दूंगा। पहला सवाल बनेगा किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? ठीक। दूसरा सवाल बनेगा कौन बुलाता है? तीसरा सवाल बनेगा कब बुलाया जाता है? चौथा सवाल बनेगा किस विधेयक पर बुलाया जाएगा? क्या? किस विधेयक पर बुलाया जाएगा? पांचवा सवाल बनेगा किस विधेयक पर नहीं बुलाया जाएगा? छठा सवाल बनेगा अध्यक्षता कौन करेगा? सातवां सवाल बनेगा कैसे पारित होगा? आठवां सवाल बनेगा
8वां सवाल बनेगा, अब तक कितनी बार बुलाया गया है? बुलाया गया है। सबसे अंतिम सवाल बनेगा, कब कब बुलाया गया? इतने सवालों का जवाब अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ खोज लिया तो यूपीएससी तक कवर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में इतने सवाल आएंगे। पहला सवाल है, राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। अपने विवेक पर? आंसर है नो। मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर बुलाता है। कब बुलाता है? जब किसी विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाए। दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद यानी कि डिस्प्यूट हो जाए। तो सर हमने सुना है कि विधेयक सदन में 4 प्रकार के आते हैं। एक होता है साधारण, एक होता है वित्त, एक होता है धन, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। मेरा सवाल यह है, किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण एवं वित्त विधेयक पर बुलाया जाएगा। तो किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा धन एवं संविधान संशोधन विधेयक पर। संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाएगा। अगर बुला लिया तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अगर बुला लिया गया तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यह कहां पर लिखा गया है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यह कहां लिखा गया है? यह एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। अनुच्छेद 118 में लिखा गया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है सर, अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष एब्सेंट हो गया हो तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तब इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष को भी डेंगू हो गया तो फिर कौन करेगा? तब इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का उप सभापति करेगा। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर सभापति काहे नहीं करेगा? सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करता। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो उपसभापति करेगा। और अध्यक्षता कौन करेगा इसका प्रावधान कहां लिखा गया है? अनुच्छेद 118 में। अब सबसे अंतिम बिंदु यह है कि यह कैसे पारित किया जाएगा। अगर संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक आ गया तो यह विधेयक कैसे पारित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं साधारण बहुमत से। कैसे? साधारण बहुमत से। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री में। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत से पारित होने का मतलब क्या हुआ? लोकसभा की टोटल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 545। राज्यसभा की 245। टोटल कितना हो गया आपका? 5 5 10 4 4 8 1 9 5 2 1 7 790। और 790 का बाई 2 करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। 395 सदस्य चाहिए प्रस्ताव को पारित करने के लिए और लोकसभा के पास अकेले 545 हैं। इसका मतलब है कि जब भी कोई विधेयक संयुक्त अधिवेशन में पहुंचता है और उस विवाद को सुलझाया जाता है, चलती किसकी है? लोकसभा की ही, क्योंकि लोकसभा के पास अकेले 545 लोग बैठे हैं। मान लीजिए वर्तमान में 543 हैं और 395 लोगों की स्वीकृति चाहिए, विधेयक पारित हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, यह साधारण बहुमत से पारित होता है। अब तक कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। कब कब बुलाया गया? 1960 में पहली बार बुलाया गया था। किस विधेयक पर? दहेज निरोधक विधेयक पर। दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाया गया। दूसरी बार कब बुलाया गया था?
1978 में बुलाया गया था। किस विधेयक पर? बैंकिंग विधेयक पर। और सबसे अंतिम बार कब बुलाया गया था? 2002 में। आतंकवाद विरोधी एक कानून लाया गया था जिसे कहा जाता है पोटा कानून, नाम सुना होगा आपने। इसी पोटा कानून के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। समाप्त। लेकिन अब समझाऊंगा, अभी समझाने के लिए यहां बहुत कुछ है कॉन्सेप्ट लेवल पे। वो धन्यवाद प्रस्ताव तब कहा जाएगा जब वह मतदान के लिए जाएगा, वह तब तक स्पीच कहा जाएगा जब तक दिया जाएगा। दीक्षा दुबे, बी कंसंट्रेट ऑन लेक्चर। आपने सवाल किया है कि स्पीच को ही धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। स्पीच स्पीच ही है, जब तक बोला जा रहा है वह अभिभाषण है, जब वह मतदान के लिए जाएगा तो वह प्रस्ताव बनेगा। उस प्रस्ताव को धन्यवाद प्रस्ताव और इंग्लिश में थैंक्स मोशन कहा जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि यह संयुक्त अधिवेशन को लाए जाने का उद्देश्य क्या है। कि भाई जब भी किसी मामले को लेकर दोनों सदनों के बीच लड़ाई हो जाए तो लड़ाई को कैसे सुलझाया जाता है? जब दो भाई आपस में लड़ जाते हैं तो दोनों को किसके सामने बुलाया जाता है? पेरेंट्स के सामने। और वहां पेरेंट्स के सामने बुला करके मामला सुलझाया जाता है। तो विवाद को सुलझाने के लिए ही तो लाया गया है। लेकिन आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये मतभेद होता क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो जाती है, मुक्की मुक्का, ये कट्टा बम चलता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। मतभेद किसे कहते पहले इसे समझिए। जब एक सदन के द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरे सदन के पास जाए और दूसरा सदन उसे क्या कर दे? अस्वीकार कर दे, इसे क्या माना जाएगा? मतभेद माना जाएगा। यह पहला कंडीशन है मतभेद का। अब दूसरा सुनिए। जब कोई विधेयक एक सदन के द्वारा पारित करके दूसरे सदन के पास भेज दे, दूसरा सदन 6 महीने तक कोई जवाब न दे, यह भी मतभेद है। अब तीसरा सुनिए। जब कोई विधेयक एक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाए, पारित करने के बाद दूसरे सदन के पास भेजा जाए, दूसरा सदन पुनर्विचार के लिए पहले सदन को वापस लौटा दे और पहला सदन दूसरे सदन की बात को न माने, यह मतभेद है। और इन तीनों मतभेद की दशाओं में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत मंत्रिपरिषद के सलाह के बाद विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है या बुलाता है। लेकिन सर मुझे यह बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि यह संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण और वित्त विधेयक पर बुलाया जाता है, यह धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर क्यों नहीं बुलाया जाता? यह समझा दीजिए। यह किताब में कहीं लिखा नहीं है। यह सब जगह लिखा है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, लेकिन यह लक्ष्मीकांत भी नहीं लिखती कि क्यों नहीं बुलाया जाता। इसका रीजन क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा भी, जब विभिन्न प्रकार के विधेयक पढ़ाऊंगा। हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ जिसका नाम है 24वां संविधान संशोधन 1971। और 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से यह व्यवस्था हुआ था कि जब भी दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई विधेयक होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यह अलग मैटर हो गया। लेकिन दूसरी प्रक्रिया यह है कि जब कभी भी कोई संविधान संशोधन विधेयक एक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी कोई संविधान संशोधन विधेयक एक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाए, उसके पश्चात वह दूसरे सदन को भेजा जाए और दूसरा सदन उसे अगर अस्वीकार कर दे तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। विधेयक वहीं समाप्त हो जाए, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया ही ऐसी बनाई गई है कि एक सदन के द्वारा पारित किए जाने के बाद यदि वह विधेयक दूसरे सदन के पास जाएगा और दूसरा सदन अगर उस पर कोई जवाब न दे या अस्वीकार कर दे तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। तो धन विधेयक पर काहे नहीं बुलाया जाता? क्योंकि धन विधेयक के संबंध में यह कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास केवल अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम केवल 14 दिन रोक सकती है। अगर 14 दिनों तक कोई जवाब न दे तो वह विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया है। इसीलिए यह कहा गया है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर बार बार यह सवाल पूछा जाएगा, अभी सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। केवल और केवल साधारण विधेयक
और वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल में प्रावधान है? 118 में। इसे पारित कैसे किया जाता है? साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक। क्या? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक। अब तक इसे कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। कब कब? 1960 में, 1978 में, 2002 में। पोटा कानून, ये लिखा गया है पोटा कानून। ठीक है, तो आज अनुच्छेद 108 तक मैंने पढ़ा दिया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति का वीटो पावर, फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश, फिर राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति, फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, फिर राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। तब मैं समग्र रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों को दोहराकर तब राष्ट्रपति समाप्त होगा। तब मैं आपको इस बात की परमिशन दूंगा, जाइए घटना चक्र उठाइए और पूरे 25 साल के 100 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं राष्ट्रपति के, उसको सॉल्व करके फिर हमको बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है। तो जरा कमेंट करके बताइए साहब, क्या आज की पूरी क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई? धन और वित्त विधेयक में अंतर क्या है सर? ये विधेयक में पढ़ाया जाएगा बाबू। यही तो आप लोग नहीं समझ पा रहे, कब कहां पर क्या पढ़ना है। यही तो उतावलापन है। धन और वित्त विधेयक का अंतर अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। अभी संयुक्त अधिवेशन किस में बुलाया जाएगा ये बताया गया है। जब विधायी प्रक्रिया पढ़ाएंगे वहां धन विधेयक भी पढ़ाया जाएगा, वित्त विधेयक भी पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक पढ़ाया जाएगा, सेकंड टाइप का वित्त विधेयक पढ़ाया जाएगा। लेकिन वो आपने पढ़ा नहीं है अभी, उसको आगे पढ़ाया जाएगा। यही पेशेंस बना के रखना है कि जब जिसकी जरूरत आएगी तब वहां बताया जाएगा, और जब हम जो चीज बताएंगे वहां पर कुछ पूछने के लिए बचेगा नहीं। तो कमेंट करके जिसका भी जो डाउट हो, अब तक जितने आर्टिकल पढ़ाया मैंने अनुच्छेद 52 से लेकर 108 तक, आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट जिसका भी हो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, सबके डाउट कहीं से जो सवाल, जितनी मर्जी सवाल होती सवाल पूछ लो आप लोग। पोटा कानून आतंकवादी गतिविधियों को लगातार जो बढ़ता जा रहा था, ये आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए एक कानून लाया गया, जिस कानून के माध्यम से लोगों को कुछ दंड का प्रावधान किया गया। उसी के संबंध में एक विधेयक लाया गया था, पोटा कानून लाया गया था। ये आतंकवादी गतिविधियों को सीमित करने का एक कानून था। अमित दुबे, शिवम कुमार, वंदना, अभिषेक मिश्रा, प्रिंस पाल, जितने भी साथी क्लास में हैं, जिनको जो भी सवाल पूछना हो, कहीं डाउट हो, जितनी मर्जी सवाल हो, पूरे पॉलिटी में जितना पढ़ा दिया गया पूछ सकते हैं आप लोग। वाह भाई प्रिंस सर, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू वच मोहम्मद शमीम जी। चलिए, अमित दुबे, प्रिंस पाल, आज दिख नहीं रही भाई, क्या नाम है उनका? दिव्यांशी। कहीं कोई डाउट हो पूछ लो भाई, एकदम हम हंसते हंसते बताएंगे डाउट। राहुल कुमार, डाउट खोजना पड़ रहा है, खोजिए खोजिए, हम बैठे जाएंगे नहीं, हम डाउट खोजिए जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 52 से लेकर के पूरे आर्टिकल 108 तक जितने डाउट हो पूछिए, हम हैं 10-15 मिनट 20 मिनट रहेंगे, पूछिए जो भी पूछना हो। मुकेश कुमार, अमित दिवे, हाँ बोलते हैं। अभिषेक मिश्रा, बहुत अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सुमित, प्रिंसिपाल, रुचि शुक्ला, कोई डाउट नहीं बचा भाई? मोहम्मद शमीम, चलिए कल मिलते हैं, कल पढ़ाएंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर, अध्यादेश, आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और करंट अफेयर की तैयारी के लिए सुबह 7 बजे जो यूट्यूब पर जीएस वर्ल्ड के चैनल पर करंट अफेयर की क्लास होती है, वो क्लास करिए आप लोग।
अगर समीक्षा अधिकारी वाकई फाइनल करना है तो बैलेंस तैयारी चाहिए। साइंस पर भी कमांड हो, हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर भी कमांड हो, इन्वायरमेंट पर, यूपी स्पेशल पर भी कमांड हो, जनगणना पर, और सबसे ज्यादा कमांड करंट अफेयर पर। और करंट अफेयर के लिए अलग से कोई क्लास नहीं है, कोई आपको मैगजीन भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। केवल 7 बजे सुबह लाइव आ जाया करिए, जितना पढ़ाया जाए उसको पढ़ लिया करिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाया करिए, जब साप्ताहिक टेस्ट हो टेस्ट दे दिया करिए। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा करंट आपका सही हो जाएगा। बाकी पॉलिटी की यहां पर एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, परेशान मत होइए। अभी जैसे जैसे बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे किताब और व्यक्ति दोनों समझ में आते जाएंगे। कठिन चीजें थोड़ा सा मुश्किल होती हैं शुरुआती दौर में समझना। 8 साल से 8 करिए उसको। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक कानून है जो आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए 2002 में लाने के लिए एक विधेयक लाया भी गया था। पहले वह पोटो के नाम से था, उसका बाद में नाम परिवर्तित करके पोटा कानून कर दिया गया। पहले वो पोटो कहा जाता था। यूट्यूब में ज्वाइन करना ही नहीं करना, यूट्यूब पर जाइए, जीएस वर्ल्ड का चैनल है, सुबह 7 बजे आप आ जाइए, क्लास वहां दिख जाएगा आपको। केवल जीएस वर्ल्ड करंट अफेयर इमरान सर लिख देंगे तो यूट्यूब पर बहुत क्लासों की लाइन लग जाएगी हमारी। उस क्लास को पढ़िएगा, कोई मैगजीन कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपको, केवल वो क्लास करिए। वहीं पीसीएस पढ़ के बच्चे पूरा का पूरा करके सही आते हैं, आप समीक्षा अधिकारी में जाएंगे वहां भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल उस क्लास को करिए। तो करंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन, पॉलिटी 10 से 15 क्वेश्चन, और यूपी स्पेशल भी 10 से 15 क्वेश्चन, जनगणना 5 क्वेश्चन। तो लगभग 15, 15, 30, 20, 50, 10, 60। उस समीक्षा अधिकारी के 120 क्वेश्चनों में 60 क्वेश्चन तक मिलेंगे आपको हमारे क्लास के। सब्जेक्ट बता दे रहा हूं, विविध भी, करंट अफेयर भी, यूपी स्पेशल भी, जनगणना भी, पॉलिटी, इतने सेगमेंट में पढ़ाऊंगा आपके समीक्षा अधिकारी में। और इतने में 120 में कम से कम 50, अधिकतम 60 क्वेश्चन की भागीदारी रहेगी आपकी। और ईमानदारी के साथ आप पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा टाइम दीजिए तो हमें समझ जाएंगे आप। थैंक यू।